वेलकम टू द डिबेट। जब हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में सोचते हैं ना, एक अछूत बालक से भारत के संविधान निर्माता बनने की जो उनकी यात्रा थी, तो अक्सर दिमाग में एक बहुत ही कॉमन नैरेटिव आता है। हाँ, वही कि सामाजिक अपमान और भेदभाव से पैदा हुआ एक एक्सट्रीम सेल्फ रिलायंस, एक भयंकर विद्रोह जिसके आगे सदियों पुरानी व्यवस्था को झुकना पड़ा। एकदम सही। पर आज हम यही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या सच में सिर्फ गुस्सा और अकेले अपने दम पर लड़ने की जिद ही उनकी असाधारण सफलता का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था, या फिर उनका अल्टीमेट सक्सेस उन्हीं चीजों से इंजीनियर हुआ था जिन्हें हम अक्सर बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं। जैसे कि उनके पिता का एक सख्त मिलिट्री अनुशासन, या फिर उन्हें समय समय पर मिला अपर कास्ट और रॉयल पेट्रोनेज। आज हम इस बौद्धिक संवाद में धनंजय कीर द्वारा लिखित डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन के मूल पाठ का एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी चर्चा का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यही है। मेरा अपना मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर का विशाल बौद्धिक उत्थान उस साइकोलॉजिकल वायलेंस और निर्मम अपमान का डायरेक्ट रिजल्ट था। उस अपमान ने उनके अंदर आजीवन संघर्ष और व्यवस्था को तोड़ने की ऐसी आग भरी जो किसी भी और चीज से ज्यादा पावरफुल थी। और देखिए, मैं इस नैरेटिव से फंडामेंटली डिसएग्री करता हूं। मेरा स्टैंड ये है कि सोशल ह्यूमिलिएशन से आमतौर पर सिर्फ ट्रॉमा पैदा होता है, इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स नहीं। मैं मानता हूं कि उनकी सफलता का कोर मैकेनिज्म उनके पिता सूबेदार रामजी सकपाल का सैन्य अनुशासन था। अच्छा। हाँ, और उनके परिवार का कबीर पंथ की तरफ झुकाव, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो उन्हें समय समय पर इंस्टीट्यूशनल पैटर्नेज मिला। अगर ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट उनके पास नहीं होता ना, तो अनटचेबिलिटी का वो एक्सट्रीम अपमान उन्हें किसी आम इंसान की तरह पूरी तरह तोड़ देता। मैं समझती हूँ कि आप स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले उस अपमान के नेचर को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, जो केर ने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है। मूल पाठ में उनके बचपन को एक स्कोचिंग डेजर्ट यानी झुलसा देने वाला रेगिस्तान बताया गया है। राइट। और ये सिर्फ आम बुलिंग या भेदभाव नहीं था, ये सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल वायलेंस था। गोरेगांव की उस फेमस घटना को ही ले लीजिए, जब उन्हें और उनके भाई को बैलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि गाड़ीवान को उनकी कास्ट पता चल गई थी। हाँ, वो काफी दर्दनाक किस्सा है। प्यास से उनका गला सूख रहा था पर उन्हें पानी नहीं मिला। या फिर वो एल्फिनस्टोन हाई स्कूल का इंसिडेंट ले लीजिए, जब वो अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते थे तो सवर्ण बच्चे डर के मारे अपने टिफिन बॉक्सेस वहां से हटा लेते थे। वो टिफिन बॉक्सेस की खटखड़ाहट, वो क्रैकलिंग साउंड उनके कानों में चुभती थी। ये टेक्स्ट में बहुत क्लियर है। एग्जैक्टली। और इस इंसिडेंट को अगर हम एनालाइज करें तो ये सिर्फ छुआछूत का मसला नहीं था। ब्लैकबोर्ड की तरफ बढ़ने पर टिफिन हटाना दर्शाता है कि अनटचेबिलिटी का फिजिकल क्लीनलीनेस से कोई लेना देना था ही नहीं। तो आपके हिसाब से वो क्या था? ये एक्चुअली एक स्पेशल कंट्रोल का टूल था। उन्हें ये सिखाया जा रहा था कि पब्लिक स्पेस पर उनका कोई हक नहीं है। एक नाई यानी बार्बर द्वारा उनके बाल काटने से इनकार करना, क्योंकि भैंस के बाल काटने ज्यादा पवित्र था। सोचिए इसका एक बच्चे के सेल्फ वर्थ पर क्या असर पड़ता है। इन्हीं इंसिडेंट्स ने उनके अंदर हिंदू धर्म के प्रति एक बर्निंग हेट्रेड और एक एब्सोल्यूट विद्रोह को जन्म दिया। मैं इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की डेप्थ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर आप लॉजिक देखिए थोड़ा। अगर सिर्फ ह्यूमिलिएशन और एंगर ही ग्रेटनेस का कैटलिस्ट होता, तो उस वक्त के हर गांव से एक अंबेडकर निकलना चाहिए था ना, क्योंकि करोड़ों लोग यही एग्जैक्ट ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे थे। पर उनका रिएक्शन अलग था ना। रिएक्शन अलग इसलिए था क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उस स्कॉर्चिंग डेजर्ट के बीच एक ओएसिस में पले बढ़े थे। उनके पिता रामजी साकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे। ये रैंक अपने आप में एक अथॉरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती थी जो आम दलित परिवारों के पास उस वक्त नहीं थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो थी, पर बाहर का अपमान तो वही था। बिल्कुल, पर इससे भी बड़ा एक शील्ड था उनका रिलीजियस फ्रेमवर्क। उनका परिवार कबीर पंथ का अनुयायी था, जिसका मूल मंत्र है जात पात पूछे न कोई। पर मेरा एक सवाल है, क्या घर के अंदर गाया जाने वाला एक भजन बाहर की इतनी ब्रूटल रियलिटी को सच में काउंटर कर सकता है? मैं समझती हूँ कि घर का माहौल अच्छा था, पर स्कूल में तो उन्हें बोरी पर ही बैठना पड़ता था। देखिए, वो सिर्फ एक भजन नहीं था, वो एक डेली कॉग्निटिव काउंटर नैरेटिव था। जब बाहर की पूरी दुनिया एक बच्चे को कह रही है कि तुम जन्म से नीच हो, तुम्हारी परछाई भी अपवित्र है, तो उस बच्चे का दिमाग उस कॉग्निटिव डिसोनेंस को हैंडल कैसे करता है?
वो इसलिए हैंडल कर पाए क्योंकि जब वो घर आते थे तो उनके पिता उन्हें रामायण, महाभारता और तुकाराम जैसे संत कवियों के पद सुनाते थे। सूबेदार रामजी ने उन्हें प्रैक्टिकली शील्ड किया था। शील्ड किया या स्ट्रिक्टनेस इंपोज की? एक हाईली डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां ध्यान भाषा सुधारने और ट्रांसलेशन पर था। कबीर पंत ने उन्हें वो डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल स्पेस दिया जिसने बाहर के ह्यूमिलिएशन को इंटरनलाइज नहीं होने दिया। उस स्ट्रक्चर के बिना वो गुस्सा या तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बनता या बस रैंडम वायलेंस। लेकिन आप जिस अनुशासन और स्ट्रक्चर को उनकी सक्सेस का मेन इंजन बता रहे हैं, वो उनके अंदर इनहेरेंटली एग्जिस्टिंग पग्नेशियस नेचर यानी लड़ाकू प्रवृत्ति का मोहताज था। मूल पाठ साफ कहता है कि भीमराव बचपन से ही पग्नेशियस, रिसोर्सफुल एंड फियरलेस थे। राइट, फियरलेस तो वो थे। तो मुझे आपके उस प्रेमिस पर असहमति है कि अनुशासन ने उन्हें शेप किया। मैं कहूंगी कि उनकी नेचुरली फियरलेस एनर्जी ने अनुशासन को बस एक टूल की तरह यूज किया। बुक में एक घटना है ना, जब सहपाठी की चुनौती स्वीकार करके वे बारिश में बिना छाता लिए स्कूल निकल गए थे। हाँ, और कीचड़ में लथपथ होकर पहुंचे थे। बिल्कुल, और ये किसी सैन्य अनुशासन का रिजल्ट नहीं था। ये उनके भीतर की वो नेचुरल फायर थी जो किसी के आगे झुकना नहीं जानती थी। वो स्टबननेस उनके अंदर बाय बर्थ थी। मैं इस आर्ग्यूमेंट को एक दूसरे एंगल से देखता हूं। अगर हम बचपन के गुस्से और उस फियरलेस नेचर को एक रॉ काइनेटिक एनर्जी माने, तो बिना किसी डायरेक्शन के ऐसी एनर्जी सिर्फ एक कैओटिक एक्सप्लोजन होती है। रामजी सकपाल का डिसिप्लिन वो वेक्टर था जिसने उस काइनेटिक एनर्जी को एक बैलिस्टिक मिसाइल में कन्वर्ट किया। एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सिर्फ वेक्टर नहीं, एक्सप्लोसिव फोर्स की भी जरूरत होती है। सही बात है, पर बिना वेक्टर के वो फोर्स बेकार है। रामजी का एक स्ट्रिक्ट नियम था कि घर में सबको निश्चित समय पर पढ़ना ही है। वो खुद दिमाग में आवाज देकर उन्हें पढ़ाते थे। यहां तक कि भीमराव के स्टबन नेचर को कंट्रोल करने के लिए उनके पिता उन्हें 14वें रत्ना यानी पिटाई का डर दिखाते थे। हाँ, बीटिंग का डर था। उस स्ट्रिक्ट वेक्टर ने उन्हें बताया कि तुम्हारा विरोध मिट्टी में लेटकर स्कूल आने में नहीं है, बल्कि एकेडमिक एक्सेलेंस में होना चाहिए। मैं वेक्टर वाली एनालॉजी को मानती हूँ, पर हम ये पॉइंट मिस नहीं कर सकते कि उस वेक्टर को फोर्स तब तक नहीं मिलती जब तक सिस्टम उन्हें हर कदम पर पुश ना करे। स्कूल में उनकी बैठने की जगह एक गनी क्लॉथ यानी बोरी तक लिमिट कर दी गई थी, जो उन्हें खुद लानी पड़ती थी। एग्जैक्टली, जिसे उन्हें खुद घर से लाना पड़ता था ताकि स्कूल का फर्श अपवित्र ना हो। शिक्षक उनकी नोटबुक नहीं छूते थे। ये कंटिन्यूस रिजेक्शन उन्हें बता रहा था कि ये सिस्टम उन्हें वर्बली या फिजिकली चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें फंडामेंटली एज अ ह्यूमन इरेज करना चाहता है। और इसीलिए जब हम उनकी हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कोई आम एकेडमिक परस्यूट नहीं था। तो आपके हिसाब से उनकी एजुकेशन का कोर पर्पस क्या था अगर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं था? उनकी एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड वॉरफेयर थी। जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा। आप उनकी थीसिस को देखिए, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया और उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। हाँ, मेजर वर्क्स है उनके। मूल बात हाईलाइट करता है कि उन्होंने अपनी रिसर्च से ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को कंजर्वेटिव, रिप्रेसिव, इररिस्पॉन्सिबल साबित किया। वो हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक डेटा का यूज कर रहे थे ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये जो अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम का स्पेशियल या सोशल कंट्रोल है, ये सिर्फ मॉरली गलत नहीं है बल्कि इकोनॉमिकली डेविस्टेटिंग है। उनका ज्ञान अर्जन करना एक सिस्टमैटिक रिबेलियन था। मतलब एजुकेशन एज अ वेपन। बिल्कुल, वो पुरानी व्यवस्था के रूट्स में एसिड डाल रहे थे अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। देखिए, आपने बहुत स्ट्रांगली फ्रेम किया है कि उनकी पढ़ाई का गोल सिर्फ पुरानी व्यवस्था को तोड़ना था, पर मूल पाठ उनकी अमेरिका यात्रा को एक अलग ही टोन में डिस्क्राइब करता है। उसने इसे एक रेवलेशन यानी एक नया उद्घाटन कहा है। रेवलेशन किस सेंस में? इस सेंस में कि पहली बार उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां सोसाइटी उन्हें एक इक्वल की तरह ट्रीट कर रही थी। उनका दिमाग अब सिर्फ विरोध की आग से नहीं चल रहा था। बुक में जिक्र है उनके लगातार 18 घंटे पढ़ने का, जिसे ज्ञान यज्ञ या सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया। अगर टारगेट सिर्फ रिटालिएशन होता तो इंसान उतना ही पढ़ता जितना दुश्मन को हराने के लिए जरूरी हो। लेकिन वो 18 घंटे का फोकस भी तो वहीं से आ रहा था ना कि मुझे वापस जाकर अपने लोगों को इस नरक से निकालना है। वो आज़ादी का एक ऑब्सेशन था। ऑब्सेशन जरूर था, लेकिन अब वो डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव फेज में शिफ्ट हो रहा था।
वहाँ प्रोफेसर एडविन R.A. सेलिगमन जैसे महान इकोनॉमिस्ट का मार्गदर्शन मिला उन्हें। सेलिगमन ने उन्हें सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई, उन्हें एक ब्रॉडर, सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया। वहाँ उन्होंने शेक्सपियर की इन लाइन्स को अब्जॉर्ब किया कि देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून। ये एक बिल्डर का माइंडसेट है, किसी रेबेल का नहीं। अगर उनका होराइजन सिर्फ विरोध तक सीमित होता तो भारत वापस आकर वो एक प्योर रेवोल्यूशनरी या अराजकता नेता बन सकते थे। पर वो क्या बने, ये हम सब जानते हैं। वही तो, वो आर्किटेक्ट बने, संविधान के निर्माता बने, क्योंकि उनके दिमाग ने कोलंबिया में ये सीख लिया था कि पुरानी इमारत तोड़ने से तब तक कुछ नहीं होता जब तक आपके पास नई इमारत का नक्शा ना हो। आप नक्शा बनाने की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो नक्शा किसी बाहरी प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी की देन नहीं था, बल्कि उनकी एब्सोल्यूट मॉरल ऑटोनॉमी का नतीजा था। अगर हम इस डिबेट को आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस बनाम एक्सटर्नल पेट्रोनेज पर लाएं, तो कियर ने प्रस्तावना में एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट दिया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर का जीवन एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि इंसान को किसी और के पेट्रोनेज पर निर्भर रहने के बजाय अपने ओन एफर्ट्स पर रिलाई करना चाहिए। पर क्या वाकई मूल पाठ इस एब्सोल्यूट सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करता है? मैं इस पॉइंट पर आपको चैलेंज करूंगा। बिल्कुल सपोर्ट करता है। बॉम्बे के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चॉल नंबर 1 का सेक्शन याद करिए। वो 2 छोटे कमरे, धुएं और शोर से भरा माहौल। भीमराव फर्श पर एक बोरी बिछाकर सोते थे और उनके पिता उन्हें रात को 2 बजे उठाते थे ताकि पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ाई हो सके। राइट। एक बार उन्हें बॉम्बे जाना था और पैसे नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बुआ का बटुआ चुराएंगे, जो जमीन पर सोती थी। 4 रातों की नाकाम कोशिश के बाद जब आखिरकार बटुआ मिला तो उसमें से क्या निकला? सिर्फ आधी आना। जी, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था उनके चाइल्डहुड का। सिर्फ डिफाइनिंग नहीं, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव। उस आधी आना ने उन्हें आत्मग्लानि से भर दिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये शॉर्टकट, ये पेटी डिपेंडेंसी उन्हें उनके अल्टीमेट लक्ष्य से दूर ले जाएगी। उन्होंने वही तय किया कि वो आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर इंडिपेंडेंट एफर्ट से बनाएंगे। वो एक मॉरल अवेकनिंग थी उनकी। एग्जैक्टली। ये जो इंटेंस मॉरल ऑटोनॉमी उन्होंने उस चॉल में डेवलप की, वही उनका रियल कंपस थी, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका जाने के बाद वहाँ की चकाचौंध भटका नहीं सकी। उन्हें मालूम था कि आत्मनिर्भरता ही उनका अकेला सच्चा हथियार है। मैं चॉल माली उस घटना की सिग्निफिकेंस को मानता हूँ। उसने उनकी व्यक्तिगत नैतिकता जरूर एस्टैब्लिश की, लेकिन हम रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअल ग्रिट की जो इमेज पोर्ट्रे कर रही हैं, मूल पार्ट में ऐसी डिटेल्स हैं जो ये साबित करती हैं कि बिना एक्टिव इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल पैट्रोनेज के वो मॉरल ऑटोनॉमी चॉल के उस कमरे से बाहर निकलकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी क्षमता किसी और की खैरात थी? खैरात नहीं, मैं इसे लेवरेज कहूंगा, एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज। मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद क्या हुआ? कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा भेंट की। हाँ, वो गिफ्ट मिला था उन्हें। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। केलुस्कर ने उन्हें एक इंटेलेक्चुअल प्रेसिडेंट दिया कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया जा सकता है। केलुस्कर ने ही उन्हें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से मिलवाया। अब प्रैक्टिकल टर्म्स में देखिए, महाराजा बड़ौदा ने उन्हें 25 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप दी, जिससे उनका कॉलेज पूरा हुआ। पर स्कॉलरशिप तो उनकी क्षमता पर मिली थी। सही है, पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखिए, महाराजा ने ही उन्हें हायर स्टडीज के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजा। वहां पर भी नवल भटेना जैसा पारसी छात्र उनका एक लाइफ लॉन्ग दोस्त और फाइनेंशियल सपोर्टर बना, जिसने बाद में उन्हें इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद की। देखिए, मैं महाराजा बड़ौदा और नवल भटेना की योगदान को डिसमिस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। स्कॉलरशिप्स महत्वपूर्ण थी, लेकिन आप लॉजिक देखिए थोड़ा। क्या बड़ौदा स्टेट ने सिर्फ अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी थी? ऐसे और भी छात्र रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे। परंतु उस पैसे को, उस अपॉर्चुनिटी को एक इतने मैसिव बौद्धिक शस्त्र यानी इंटेलेक्चुअल वेपन में कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म उस पैसे में तो नहीं था ना। वो मैकेनिज्म उस आग में था जो उन्हें पानी ना मिलने पर या स्कूल से बाहर निकाले जाने पर लगी थी। एक्सटर्नल पैट्रोनेज सिर्फ एक फ्लाइट की टिकट थी, पर उस प्लेन का पूरा प्रोपल्शन सिस्टम उनका खुद का गुस्सा और जिद थी। ये एक इंटरेस्टिंग वे है इसे देखने का।
अमेरिका में बैठकर उस इक्वल सोसाइटी में रहकर भी वो अपना पर्पस नहीं भूले, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली याद था कि उनके लोग आज भी उस झुलसाते रेगिस्तान में हैं। इस पॉइंट पर हम अग्री कर सकते हैं कि प्रोपल्शन उनकी इंटरनल ड्राइव थी, लेकिन वेक्टर और स्टीयरिंग सिस्टम की मेरी थ्योरी वही खड़ी है। सूबेदार रामजी सकपाल द्वारा मिलिट्री पैटर्न पर चलाया गया घर और कबीर पंथ द्वारा मिला स्पिरिचुअल बफर, अगर इन दोनों ने मिलकर एक स्ट्रांग बेस नहीं बनाया होता तो लगातार अपमान उन्हें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देता। आपका कहना है कि वो ब्रेक हो जाते? बिल्कुल। जब आपको बार बार बोला जाए कि आप इन्फीरियर हैं, तो एक टाइम बाद इंसान साइकोलॉजिकली उस बात को इंटरनलाइज कर ही लेता है। उन्होंने उसे इंटरनलाइज नहीं किया क्योंकि घर में एक स्ट्रांग फिलोसॉफिकल काउंटर फोर्स मौजूद थी, और जब वो बाहर निकले तो केलोस्कर और सेलिगमैन जैसे इंटेलेक्चुअल मेंटर्स ने उस रॉ ब्रिलियंस को एक फ्रेमवर्क दिया ताकि वो सिस्टम को तोड़ने के साथ साथ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद मुझे लगता है ये चर्चा सच में बायोग्राफी और साइकोलॉजी के एक बहुत डीप इंटरसेक्शन पर आ पहुंची है। आइए अब हम अपने थॉट्स को थोड़ा समराइज करते हैं। हाँ बिल्कुल। मूल बात को एग्जॉस्टिवली एनालाइज करने के बाद भी देखिए, मेरा ये स्टांस क्लियर है कि डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी में कोर कैटलिस्ट वो सिस्टेमिक ह्यूमिलिएशन ही था। गोरेगांव के तिश्नगी वाले सफ़र से लेकर एल्फिनस्टोन के हीटेड हुए टिफिन बॉक्सेस तक, इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक नॉर्मल बौद्धिक विकास की जगह एक व्यवस्थागत विद्रोह यानी सिस्टेमिक रिबेलियन की तरफ पुश किया। और ऑटोनॉमी की आग भी दी। एकदम। उनकी ऑटोनॉमी, उनका 18 घंटे का स्टडी स्केड्यूल और इकोनॉमिक्स के माध्यम से ब्रिटिश और कास्ट सिस्टम्स की धज्जियां उड़ाना, ये सब उसी ओरिजिनल आग के मैनिफेस्टेशंस थे। उस अपमान ने उन्हें वो ऊर्जा दी जो कोई मिलिट्री डिसिप्लिन या स्कॉलरशिप नहीं दे सकती थी। और इस इंटेंस डिस्कशन के बाद भी मेरी कन्विक्शन यही है कि अपमान ने उन्हें एक रीज़न ज़रूर दिया होगा, पर उनकी सक्सेस का ट्रू ब्लूप्रिंट उस सांचे में था जिसने उन्हें शेप किया। हम उनके गुस्से को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, पर उस गुस्से को प्रोडक्टिव बनाने का मैकेनिज्म उनके पिता का सैन्य अनुशासन था। और कबीर पंथ की फिलॉसफी। हाँ, कबीर पंथ की समानतावादी फिलॉसफी और कैलोस्कर, सेलिगमैन या महाराजा बड़ौदा जैसे लोगों का क्रिटिकल सपोर्ट था। बिना इन लीवर्स के अनटचेबिलिटी का वो अत्याचार सिर्फ एक और ट्रेजेडी बनकर रह जाता, जैसा कि उस समय के लाखों लोगों के साथ हो रहा था। इन फैक्टर्स ने उनकी एनर्जी को चैनलाइज करके उन्हें विध्वंसक से संविधान निर्माता बनाया। मुझे लगता है इस डिबेट का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि हम दोनों इस बात पर कंप्लीटली अग्री करते हैं कि उनका बौद्धिक उत्थान एक सिंगुलर इवेंट नहीं था। ये एब्सोल्यूट सोशल रिजेक्शन और एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल परसिस्टेंस का एक रेयर कोलिजन था। सही बात है। ये डिसाइसिवली कहना लगभग इम्पॉसिबल है कि क्या वो अपमान के बिना इतने शक्तिशाली होते या क्या उस स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट के बिना वो बच निकलते। दोनों ही एक्सट्रीम फोर्सेस अपना अपना काम कर रही थी, जिसने मिलकर एक आम अछूत बालक को मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट बना दिया। बिल्कुल सही कहा। और धनंजय केर की इस बायोग्राफी में इन दोनों फैक्टर्स का इतना इंट्रिकेट बैलेंस मौजूद है, जो दिखाता है कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को हम किसी एक सिंगल नैरेटिव में फिट नहीं कर सकते। इस टेक्स्ट में अभी और भी ऐसी परतें हैं जिन्हें उनके आगे के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशल मूवमेंट्स के लेंस से डेफिनेटली एक्सप्लोर किया जा सकता है। हाँ, मटेरियल सच में इतना रिच है कि हम घंटों इस पर डाइसेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब डीपेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर के साथ मिला दिया जाए तो सोसाइटी के फंडामेंटल रूल्स रीराइट किए जा सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ इस डीप इंटेलेक्चुअल डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।